नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 10 मिनट का होगा। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप विधानसभा रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो या राज्यसभा की कर रहे हो या लोकसभा की कर रहे हो, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। बहुत ईजी डिक्टेशन है, आप लिखेंगे जरूर लिखा जाएगा। आपको डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, मन में नहीं दोहराना है। लिखने के बाद उसको रीड करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं, कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इनको वहां जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूँकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए, उनकी हिम्मत आप ना तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ती दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें, लेकिन ऐसा ना करके हम देख रहे हैं कि हर चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफ़ी इंतज़ाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतज़ाम नहीं होगा, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका कारण से देश की जो खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है, वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूँ। पहले अमेरिका में यही किया गया, जब वहाँ पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का ना होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मैं देखता हूँ कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है।
यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सरकार सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए नामालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनैतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूं कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी ज़मीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक ज़मीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है
और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से मान्य सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती है, परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। स्टॉप। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। खंडे का डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, शब्द टू शब्द 160 है। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।